हम आज देखने जा रहे हैं अपना रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का लेक्चर 2। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रियल और अपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले रियल और अपरेंट डेप्थ का ये जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉर्मल व्यूइंग। ये अच्छी तरीके से समझ लेना। अब ये है क्या, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देखो, एयर बबल इन ग्लास स्लैब आ जाता है, बर्ड फिश प्रॉब्लम तो अपना है ही इसके अंदर पेटेंटेड, और कुछ और छोटी छोटी चीजें इसके अंदर आ जाती है। मतलब तकरीबन 2-3 न्यूमेरिकल के पैटर्न ही आपके खत्म करेगा, ठीक है ना। तो बर्ड फिश का तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर रखा हुआ है, यहाँ मैं बेसिक कंसेप्ट और आपका स्पेशलाइज रियल और अपरेंट डेप्थ का प्रॉब्लम कराऊंगा। तो देखो, तो एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉर्मल व्यूइंग। अब नॉर्मल व्यूइंग का मतलब क्या है? मान लो एक ग्लास है मेरे हाथ में, इसमें पानी पड़ा हुआ है। अब मैं बिल्कुल ऊपर से झांक करके देखूं तो मेरे को वो जो सरफेस है उसका वो वहां नहीं दिखाई देता, ग्लास का जहां होना चाहिए वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो हम व्यूइंग कर रहे हैं इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यूइंग, ठीक है ना। ऐसे करके देखा जाए तो इसको बोलेंगे हम साइड व्यूइंग। तो हम मान के चल रहे हैं हम जो भी कंसेप्ट लगा रहे हैं वो नॉर्मल व्यूइंग के लिए है। तो जैसे मान लो ये मेरे पास बीकर है, बीकर के अंदर ये पानी पड़ा हुआ है और हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमें ये जो बीकर है, इस बीकर का ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये यहाँ नहीं दिखाई देता है, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो लाइक हमें ऐसा दिखाई देता है। तो हमें लगता है कि यार ये इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम हो गई। तो इस टाइप की चीज को हम बोलते हैं, तो एक्चुअल में तो ये इतना नीचे है। तो ये जो चीज कहलाती है, दिस थिंग इज कॉल्ड रियल डेप्थ। और जहां पर ये हमें दिखाई देती है, दिस थिंग इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। अब ऐसा होता क्यों है? तो पहले पॉइंट अच्छी तरह क्लियर कर लो। जो भी चीज हम ऑब्जर्व करेंगे वो नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे, वो सरफेस से जितनी दूरी पर होगी उस चीज को हम बोलेंगे रियल डेप्थ। जहां वो दिखाई देगी, ठीक है ना, उस चीज को हम बोलेंगे अपरेंट डेप्थ। अब रियल और अपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट 2 सिचुएशंस में हम लोग लगाते हैं। पहला, ऑब्जर्वर ये जो भी देख रहा है वो रेयरर मीडियम में, और जिस चीज को देख रहे हैं वो डेंसर मीडियम में। तो ये तो पहला वर्जन रहता है। दूसरा अपोजिट, ऑब्जर्वर डेंसर में, ऑब्जेक्ट रेयरर में। तो इस पे मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम्स रखे हुए हैं, ये आपके सामने है। तो अब इसको आप अच्छी तरह समझो। ये थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके इसलिए लगाया हुआ है ताकि आप प्रॉपर्ली डायग्राम को एनालाइज कर लो। अगर मैं बिल्कुल यहाँ लगा दूंगा तो रे बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब चीजें ध्यान से सुनना। तो ये हो क्या रहा है यहाँ, पहले इसकी साइंस समझते हैं। तो कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्व फ्रॉम रेयरर मीडियम। तो अपना ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको इसने देखना है। तो इस ऑब्जेक्ट से रेज गई, बट क्या हुआ, ये यहां से अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो गई, क्योंकि ये जा रही थी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले रखा है और इधर का हमने ऑब्वियसली अभी 1 ले रखा है, ठीक है ना। आगे चल के चेंज कर देंगे हम इसको। तो हुआ क्या, जब हमने इसको यहां से जा करके देखा तो हमें इसकी इमेज दिखाई दी इस जगह पर, नाम इसका ओ डैश कर दिया। तो सरफेस से ओ तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, दिस थिंग इज कॉल्ड रियल डेप्थ। और जहां ये हमें इसकी इमेज दिखाई दे रही है उस चीज को हम नाम डालते हैं अपरेंट डेप्थ। तो सरफेस से यहां तक की दूरी, इसको हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। अब रिजल्ट आप अच्छी तरह देख ही पा रहे हो कि यार जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब इनका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है मैं वो यूज कर रहा हूं, फिर मैं आपको मेरी ट्रिक बताऊंगा। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, ठीक है ना, डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, ये होता है रेशियो ऑफ रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। तो रियल बाय अपरेंट के इस रेशियो को हम बोलते हैं म्यू। यहां से अगर आप अपरेंट डेप्थ की वैल्यू निकालो तो ये अपरेंट डेप्थ हमारे पास आ गई रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू हो गया हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अपरेंट डेप्थ का रिजल्ट आ गया मेरे पास रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल किया। ये रिजल्ट छोटे मोटे सवालों के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं। छोटे मोटे मतलब जहाँ सिंगल मीडियम होता है। बहुत सारे मीडियम आने पर मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बना के दूंगा, हर जगह एप्लीकेबल होगा। सेम वही हम बर्ड फिश में भी यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले एक बार ये छोटा डिवाइड मल्टीप्लाई करने वाला चक्कर समझ लेते हैं। तो अपरेंट डेप्थ होगी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। अच्छा, ये जो चीज आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, जिसका नाम यहाँ डी पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं शिफ्ट। तो जहां ऑब्जेक्ट है और जहां उसकी इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज तक की दूरी, इसको बोला जाता है अपरेंट शिफ्ट, या फिर बोल लो आप इसको शिफ्ट। तो शिफ्ट की वैल्यू अगर आप देखो तो इस शिफ्ट की वैल्यू हमारे पास ये हो गई रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ को यहां पर हमने h से डिनोट कर रखा है, माइनस अपरेंट डेप्थ होगी हमारे पास h बाय म्यू। तो h हो गया कॉमन 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो ये आ गया हमारे पास शिफ्ट का फॉर्मूला। अच्छा, सिमिलर मैनर में अब आप देख रहे हो दूसरा डायग्राम जिसमें ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ऑब्जेक्ट जो है रेयरर मीडियम में है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब आप देख पा रहे हो
कि ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ गई और इन्होंने जो इमेज बनाई वो इमेज सरफेस से दूर चली गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे एपरेंट हाइट, अब डेप्थ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो एपरेंट हाइट इज ग्रेटर दैन रियल हाइट, और इस एपरेंट हाइट और रियल हाइट का जो रिलेशन होता है वो उल्टा, तो म्यू इज इक्वल्स टू एपरेंट हाइट डिवाइडेड बाय रियल हाइट। फिर इसे याद करने का तरीका बनाते हैं। तो यहाँ से एपरेंट हाइट की वैल्यू मेरे पास आ गई म्यू टाइम्स रियल हाइट। तो अब याद करने का तरीका हमारा ये रहा। ये छोटे मोटे सवालों के लिए ध्यान रखना, बड़े सवालों में नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो हाउ टू लर्न, तो याद करने का तरीका ये कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में तो उसकी इमेज सरफेस के पास आ जाएगी। अब अगर इमेज सरफेस के पास आ जाएगी तो पास लाने के लिए हमें डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। डिस्टेंस कम करने के लिए तो एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए, डिस्टेंस कम करने के लिए हम जो एक्चुअल चीज़ है यानी रियल डेप्थ है उसको डिवाइड कर देंगे म्यू से। तो कब डिवाइड करना है तो वो याद रखना आसान है, जब डेंसर मीडियम में हो तो डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो डी से डेंसर, डी से डिवाइड, तो ऐसे याद रख लो, या फिर ऐसे याद रख लो कि जब सरफेस के पास शिफ्ट हो जाएगा तो हम डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली दूसरा पॉइंट ये, अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में देन उसकी इमेज सरफेस से दूर दिखाई देगी, और एपरेंट हाइट की वैल्यू रियल हाइट से ज्यादा होगी। ज्यादा करने के लिए हमें चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेंसर क्वांटिटी से, तो म्यू इनटू रियल हाइट। तो याद रखने का ये तरीका है। तो कब डिवाइड कब मल्टीप्लाई, तो जब पास आ जाए तो डिवाइड, दूर चला जाए तो मल्टीप्लाई। डिवाइड कब होगा डेंसर मीडियम के लिए, रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा तो मल्टीप्लाई होगा। पहले इस पे काम करते हैं। जैसे छोटी छोटी एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल ये रहा, कहते हैं ये बीकर है, इस बीकर के अंदर पानी फिल्ड है और हम इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस वाटर का हाइट 12 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। फाइंड आउट। अब क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। तो फाइंड आउट पोजीशन वेयर बॉटम ऑफ बीकर इज सीन। तो किस जगह पर हमें इस बीकर के बॉटम का इमेज दिखाई देगा, तो आप चेक करो, ये डेंसर मीडियम है और बाहर वाला रेयरर मीडियम है। तो जब ये इसको देखेगा तो बीकर का बॉटम थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। अब जितना ऊपर दिखाई देगा, जिस जगह पर उसको दिखाई देगा, इस जगह को हम बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। इस एपरेंट डेप्थ की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, रियल डिवाइडेड बाय म्यू यानी 12 डिवाइडेड बाय 4/3, 4 3 या 12, आंसर आ गया 9। तो एक्चुअली में बीकर का बॉटम 12 सेंटीमीटर पर था सरफेस से, बट वर्चुअली मतलब यहाँ से देखने पर अब वो हमें दिखाई दे रहा है कितने सेंटीमीटर पर, 9। तो ये जो पोर्शन आया यहाँ से यहाँ तक का, इस चीज को हम बोलेंगे शिफ्ट, और शिफ्टिंग जो हो गई वो हो गई 12 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर, आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो डिवाइड करने वाला प्रोसेस समझ आ गया। तो कब डिवाइड करना है, जब डेंसर मीडियम में हो, और जब पास शिफ्ट हो तो डिवाइड, दूर चला जाए तो मल्टीप्लाई। इसी चीज को और आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब ये जो आपने प्रॉब्लम देखा, इस पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, और आपको ये मेरी टेस्ट सीरीज या किसी भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज हर जगह पर 100% मिलेगा। प्रॉब्लम ये है, ये बीकर को ही मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये है, लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अच्छा, ये मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, फिर इसका स्पेसिफिक प्रॉब्लम बना के कराता हूँ। तो लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू is filled in beaker of height h। तो ये बीकर की हाइट हमें दे रखी है h। ओके, अब ये कहता है फाइंड आउट हाइट ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की हाइट पता करो, क्यों, सच दैट when beaker is observed
एयर, देन इट इज सीन हाफ फिल्ड। अब यहाँ जाकर के स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाता है, यार ये क्या है, हाफ फिल्ड कैसे दिखाई देगा, क्या इसका चक्कर है। तो बड़ा सिंपल है, पहले आप इस लैंग्वेज का मीनिंग अच्छे से समझो। तो ये था हमारे पास बीकर जिसका हाइट हमें h दे रखा था। कहते इसमें पानी भर दिया, तो मान लो यहाँ तक पानी भर दिया, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास म्यू है। अब हम यहाँ से इसको देख रहे हैं। अच्छा, पानी की हाइट हम x ले लेते हैं। अब ये कहता है यहाँ से देखने पर अब जो बीकर दिखाई देता है वो आधा भरा और आधा खाली दिखाई देता है, हाफ फिल्ड दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है तो समझो। तो बीकर का बेस यहाँ तो नहीं दिखेगा ना, बीकर का बेस थोड़ा ऊपर दिखेगा। तो नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। अब जो बीकर है उसका बॉटम यहाँ दिखाई देगा, पानी का सरफेस जैसा पहले था वैसा वहां पर रहेगा। यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब ये जो दिखाई दिया इसका पहले हम अपरेंट डेप्थ लिखेंगे, तो वो हो गया रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। यानी हमें अब जो बीकर का बॉटम दिखाई दे रहा है वो x डिस्टेंस पर ना दिख करके x बाय म्यू पर दिख रहा है। टोटल हाइट थी बीकर की h, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। इस हाइट को मैं यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखूंगा। तो टोटल हाइट थी बीकर की h, यहाँ से लेके यहाँ तक h था। दैट मीन्स ये जो खाली पोर्शन बचा हुआ है, एम्प्टी पोर्शन बचा हुआ है, ये था h माइनस एक्स। तो एम्प्टी पोर्शन हमारे पास है h माइनस एक्स। अब लैंग्वेज क्या लिखी कि यहाँ से देखने पर जब हम बीकर को देखते हैं तो आधा भरा और आधा खाली दिखाई देता है। आधा भरा आधा खाली, इसका मतलब जितना भरा है उतना ही खाली है, तभी तो ये हाफ हाफ हो पाएगा। तो ये जो भरा हुआ पोर्शन और ये जो खाली पोर्शन है दोनों का साइज आपस में इक्वल है, तो इक्वेट करते हैं। तो h माइनस एक्स, अच्छा कई बच्चे क्या करते हैं h/2 के बराबर डाल देते हैं। अरे h/2 क्यों डाल रहे हो यार, यहाँ से देखने पर आधा भरा आधा खाली हो तो तभी दिखेगा ना, जितना भरा है उतना खाली पोर्शन हो। तो पहले आप खाली पोर्शन निकालो। अब जो भरा हुआ पोर्शन है वो वहां नहीं होगा, x डिस्टेंस पर नहीं होगा, वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तभी तो आधा भरा आधा खाली बराबर हो पाएगा। तो रिजल्ट आया h माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय म्यू। इसको इधर भेजा x टाइम्स 1 प्लस 1 बाय म्यू। यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू आ गया म्यू h डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1। अब इस पे हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये रहा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखना, ठीक है ना, इसको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। कहता है फाइंड आउट हाइट अप टू विच लिक्विड इज लिक्विड of refractive index mu is equals to 4/3 is filled in beaker of height 42 centimeter such that, 42 की जगह मैं इसका साइज 21 कर दे रहा हूँ, हाइट 21 सेंटीमीटर such that when beaker is observed from outside it is seen half filled। तो ये अब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है जिसमें हमें हाइट ऑफ लिक्विड निकालनी है। आप चाहिए तो डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा एक बार फिर से कर लेते हैं, इससे रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी ढंग से आ जाएगा। तो ये रहा बीकर जिसकी हाइट 21 सेंटीमीटर थी। पानी हमें नहीं पता कितना भरा हुआ था, वो हम एक्स ले लेते हैं। अब जब हम यहाँ से जा करके देखते हैं, अच्छा और खाली पोर्शन हो गया 21 माइनस एक्स। तो जब हम यहाँ से जा करके देखते हैं तो बीकर का बॉटम यहाँ पर दिखाई देता है और इसकी अपरेंट डेप्थ हो गई हमारे पास x बाय म्यू। खाली पोर्शन हो गया 21 माइनस एक्स। अब ये कहता है ये हाफ फिल्ड दिखाई दे, तो इसका मतलब जितना ये उतना ही है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। अब हो गया ना रिवाइज बढ़िया से, तो दोनों को बराबर करोगे तो 21 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय म्यू। इसको इधर ले जाओ तो 21 एक्स कॉमन हो गया, 1 प्लस 1 बाय म्यू, म्यू की जगह 4/3। x यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 7/4। तो ये यहाँ से कैंसिल होगा, x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने पानी 12 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा था। तब जब हम बाहर से देख रहे थे तो आधा भरा और आधा खाली हमें दिखाई दिया। तो आई थिंक अब आपको ये हाफ फिल्ड वाला बीकर वाला आ गया होगा। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान रखना और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम है, वो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो आज के लेक्चर में 2 काम के रिजल्ट हैं, एक तो ये हाफ फिल्ड और दूसरा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं एयर बबल इन ग्लास स्लैब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और टेस्ट में एज इट इज फंसता है। तो एयर बबल इन ग्लास स्लैब, हालांकि अभी हम ग्लास स्लैब नहीं पढ़ रहे, बट एयर बबल इन ग्लास स्लैब को बड़ी आराम से देख सकते हैं। अब देखो सुनो, कहता है ये हमारे पास ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसकी थिकनेस टी है। कहते हैं हम इस ग्लास स्लैब के अंदर, तो कई बार क्या होता है जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो तो जब ग्लास वगैरह फॉर्म होता है तो उसके अंदर कुछ बबल्स रह जाते हैं, ठीक है ना, एयर बबल्स रह जाते हैं। तो जब हम उन एयर बबल को देखते हैं तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो वो वहाँ नहीं दिखाई देते जहाँ वो एक्चुअली में लोकेटेड होते हैं, वो थोड़ा सरफेस के पास आ जाते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। मान लो इसके अंदर एक एयर बबल है, तो ये आप ले लो एक एयर बबल। कहते हैं एक ऑब्जर्वर
इस एयर बबल को यहाँ से देखता है, अच्छे तरीके से समझना इसको। तो ये एयर बबल है और इसको ये नियरर साइड से देखता है, पास वाली साइड से देखता है। अब जब ये एयर बबल को यहाँ से देखेगा तो होगा क्या, मान लो ये रे चली, कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर, तो कहाँ की तरफ मुड़ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरीके से। तो इसको बबल की इमेज दिखाई देगी और सरफेस के थोड़ा पास दिखाई देगी। पॉइंट समझ आया? तो जब ये यहाँ से देखता है तो इसको बबल की इमेज दिखाई देती है और सरफेस के थोड़ा पास दिखाई देती है। अब लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? पहली लैंग्वेज, बैन ऑब्जर्वर observes air bubble from nearer side, then its image, अब ये इमेज मैंने लिखा हुआ नहीं लिख के देगा आपको, then its image is seen at distance v1 from surface। अब ये उसने डाटा दिया, अब इसका मीनिंग समझो। तो जब इस एयर बबल को हम देखते हैं, मान लो ये एक्चुअली में यहाँ से x डिस्टेंस पर लोकेटेड है, तो ये एयर बबल हमें दिखाई देता है एट सम डिस्टेंस v1। तो ये v1 और कुछ नहीं, ये v1 इसकी अपरेंट डेप्थ हो गई। तो v1 की वैल्यू आप लिखोगे तो ये हो जाएगी x बाई म्यू, यहाँ से x का वैल्यू मिल गया म्यू टाइम्स v1। ये हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो x डिस्टेंस पर जो एयर बबल था वो v1 पर दिखाई दिया और v1 की वैल्यू हमारी फिर से वही पास दिखाई दिया, तो हमने डिवाइड करके लिख लिया, यानी अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगा लिया। अब ये कहता है इसको दूसरी तरफ से देखते हैं। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि नाउ दिस एयर बबल इज ऑब्जर्व्ड, ये रहा एयर बबल। तो अब इस एयर बबल को, इसका यहां से डिस्टेंस मैं y लिख लेता हूं, यहां से ऑब्जर्व किया जाता है लेफ्ट साइड से। तो इधर से ऑब्जर्व करने पर अब ये बबल हमें फिर से कुछ पास दिखाई देगा एट सम डिस्टेंस v2। पॉइंट समझ आया? तो एक्चुअली में y डिस्टेंस पर दिखाई दे रहा है v2 के डिस्टेंस पर। तो फ्रॉम अदर साइड बबल इज सीन एट डिस्टेंस v2 फ्रॉम सरफेस। तो v2 डिस्टेंस पर दिखाई दिया। देन अब ये जो v2 का वैल्यू होगा, इस v2 का वैल्यू हो जाएगा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। यहाँ से y की वैल्यू आ गई म्यू v2। तो कुल मिला के अब करना क्या है, ये तो हमने y निकाल लिया, x निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, हमें याद हो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो, पूछा क्या जाता है? पूछा जाता है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो अगर आपको ग्लास स्लैब की थिकनेस निकालनी है तो इस थिकनेस का वैल्यू हो गया हमारे पास x प्लस वाई। x हम निकाल चुके, ये मिल गया म्यू v1। y भी हम निकाल चुके, ये मिल गया म्यू v2। म्यू हो गया कॉमन, अंदर बच गया v1 प्लस v2। तो ये हो गया एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जिसका यूज करके आप एक लॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम को फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है ना। और एज इट इज एग्जाम के अंदर इसका भी क्वेश्चन बना हुआ है, आप देखना एआईपीएमटी में इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन एज इट इज एआईपीएमटी में आया हुआ है, यूनिवर्सल उठा के देखना आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वो आपका काम है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि वो नीट वाला आप करना, मैं उसकी जगह दूसरा करवा के देख रहा हूँ, ठीक है ना। देखना, तो मेरी तरफ से एग्जाम्पल ये है, डायग्राम ये दे रखा है कि ग्लास स्लैब है और इसमें एयर बबल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ग्लास स्लैब का 3/2। कितना वैन एयर बबल इन ग्लास स्लैब इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम नियरर साइड। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस का मैं यहां पर कुछ वैल्यू ले लेता हूं, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस। सिमिलरली नाउ इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम फार्दर साइड। इट इज ऑब्जर्व्ड एट डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस। अब क्वेश्चन देख लो, अब लेंथ कितनी बढ़ गई क्वेश्चन की, जबकि एक लाइन का बन चुका है आपके लिए। कैलकुलेट थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो अब हमें थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब वर्कआउट, मैं तो कहूंगा डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रख लो म्यू टाइम्स v1 प्लस v2। क्यों बार बार ड्राइव करना, म्यू का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है 3/2,
V1 हो गया एक तरफ से जहां पर वो ऑब्जर्व होकर के दिख रहा है यानी उसकी इमेज की पोजीशन, और V2 हो गया दूसरी तरफ से इमेज की पोजीशन। तो एक साइड से उसकी इमेज की पोजीशन 6 है और दूसरी साइड से वो 8 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है, तो V1 की जगह आ गया 6 + 8, सिंप्लीफाई कर लो तो 3/2 × 14, ये यहाँ से गया 7, आंसर आ गया 21। यानी हमारे ग्लास स्लैब की थिकनेस जो थी वो 21 सेंटीमीटर थी। तो ये भी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था जो ग्लास स्लैब के ऊपर मैंने खत्म किया। अब मैं आपको इसका एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच का सेक्शन देता हूं, ठीक है ना, और वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच का ये जो पोर्शन है ये आपके बड़ा काम में आएगा, मल्टीपल मीडियम। तो मल्टीपल मीडियम में अब हम कैसे करते हैं, अब ध्यान से देखना, ये मतलब ब्रह्मास्त्र है इसका यूज आगे चल के हम बर्ड फिश में अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तो पहले इसको यहां अच्छे से क्लियर कर लो। मल्टीपल मीडियम, जैसे मान लो बहुत सारे मीडियम मेरे पास है, तो बहुत सारे तो n ही ले लेते हैं, तो ये n मीडियम है मेरे पास। इस मीडियम की हाइट x1, रिफ्रैक्टिव μ1, हाइट x2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। सिमिलरली ये हो गया xn, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μn, और ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्वर ये रहा। ऑब्जर्वर जिस मीडियम में, इस मीडियम को मैं एयर ना लेकर के इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जानबूझ करके लिख रहा हूँ म्यू ऑब्जर्वर, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमें एयर ही दे रखा हो। तो अब मेरा ब्रह्मास्त्र है एपरेंट पोजीशन, पहले मैं लिखूँ तो हम जो देखेंगे वो रियल पोजीशन नहीं होगी, जो हमें दिखाई देगी वो इसकी इमेज होगी, और सरफेस से इमेज तक की दूरी को हम बोलेंगे एपरेंट पोजीशन। तो पहले क्लियर कर लो, तो एपरेंट पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस, इस चीज को हम यहां पर डिनोट कर रहे हैं एक्स ऑब्जेक्ट स्लैश ऑब्जर्वर। अब मीनिंग समझना इसका, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है पर उसको ऑब्जेक्ट ना दिख करके उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे रही है सरफेस से, तो इसको बोलते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये नहीं है ऑब्जेक्ट की दूरी, इसका मतलब है एपरेंट वर्ड बोल दिया ना, तो ऑब्जेक्ट की इमेज की दूरी। तो मैं लिखूं इसको, तो इस चीज का मीनिंग है एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, that is image of an object, image of an object with respect to observer। तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज सरफेस से जितनी दूरी पर दिखाई देगी या खुद से जितनी दूरी पर दिखाई देगी, अब उसका हम लोग ब्रह्मास्त्र लिख रहे हैं। तो ध्यान रखना, मैं इस तरीके से लिखूं तो इस बात का मतलब पहले अच्छी तरीके से दिमाग में 2-3 बार सेट कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की इमेज की दूरी, पॉइंट क्लियर कर लो। तो मैं वर्ड बोलूंगा, ऑब्जेक्ट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एपरेंट पोजीशन। तो एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इस बात का मतलब उसकी इमेज की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की इमेज की दूरी। अब आप देख रहे हो ये गैप हमें गिवन नहीं है, तो मान के चलते हैं कि ये गैप नेग्लिजिबल है और अपना ये जो ऑब्जर्वर है इस सरफेस के बिल्कुल पास आकर के, तो मैं इसको सरफेस के बिल्कुल पास चिपका दे रहा हूँ। तो अपना ये जो ऑब्जर्वर है ये बिल्कुल सरफेस के पास से इसको ऑब्जर्व कर रहा है और ये गैप नेग्लिजिबल है, और अगर ये दिया हुआ है तो हम इसको भी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो हम एग्जाम्पल में देखते हुए चलेंगे। फिलहाल इसका फॉर्मूला, तो मेरा जो ब्रह्मास्त्र है वो ये है, तो एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की इमेज की दूरी निकालने का तरीका म्यू ऑब्जर्वर। म्यू ऑब्जर्वर का मतलब जो ऑब्जर्वर है जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम सिग्मा एक्स बाय म्यू। ये आपके लिए नया है, आप ये नहीं करते हो, तो ये एक बड़ी बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक है, बड़े से बड़े सवाल को एक लाइन में उड़ा देगी, बिना सोचे बिना समझे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, खत्म एक लाइन में। अब सुनो, तो एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर का तरीका हो गया म्यू ऑब्जर्वर सिग्मा एक्स बाय म्यू। तो मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूं। तो एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, म्यू ऑब्जर्वर तो एज इट इज रहने दिया, सिग्मा एक्स बाय म्यू को मैं ब्रेक कर रहा हूं, यानी अब हम यहां से लेके यहां तक के जितने एक्स बाय म्यू है सारे लिखते जाएंगे। ये हमें दिया नहीं है इसलिए हम लिख नहीं सकते, दिया होता तो जरूर लिखते। तो अब पहले सरफेस का एक्स बाय म्यू हो गया x1 बाय म्यू 1, अगले सरफेस का x बाय म्यू हो गया x2 बाय म्यू 2, एंड सिमिलरली लास्ट सरफेस का हो गया xn बाय म्यू n। तो ये हो गया एपरेंट पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालने का तरीका। तो फॉर्मूला याद कर लो, म्यू ऑब्जर्वर सिग्मा एक्स बाय म्यू। अब एप्लीकेशन दिखाता हूँ। एप्लीकेशन में आप एक एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल एससी वर्मा का है। एग्जांपल इस तरीके से है कि यहाँ पर हमारे पास बीच में बहुत सारे मीडियम है, तो तकरीबन मैं यहाँ पर 4 मीडियम ले लेता हूँ। इस मीडियम की थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5 है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
5/4 है, थिकनेस 5 सेंटीमीटर है। तीसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, थिकनेस 4 सेंटीमीटर है। चौथे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट हमारा इस जगह पर लोकेटेड है, ये रहा ऑब्जेक्ट जिसको एक ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। इस जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। कहानी समझ आ गई? तो ये अब पूरा का पूरा एक फुल फ्लैश्ड बहुत बढ़िया शानदार टाइप का प्रॉब्लम बन गया। अब इसको हम खत्म करते हैं। तो आ जाओ, तो हमें ये गैप गिवन नहीं है, तो मान के चल रहे हैं बिल्कुल आंखें यहाँ चिपका करके रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, पर ऑब्जेक्ट ना दिख करके इसको इमेज दिख रही है। तो अब लैंग्वेज आप बोलते जाओ। तो अपरेंट पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो फिर से लिखूं क्या? यहाँ समझ आ गया? कहाँ से कहाँ तक की दूरी? ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की इमेज तक की दूरी। 2-3 बार बोलते चलो, याद हो जाएगा बढ़िया से। तो कहाँ से कहाँ तक की दूरी? ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की इमेज तक की दूरी निकालने का तरीका म्यू ऑब्जर्वर सिग्मा x/म्यू। वर्कआउट करते हैं। म्यू ऑब्जर्वर, तो हमारा ऑब्जर्वर 2 वाले मीडियम के अंदर है। अब आप हर जगह के x/म्यू लिख डालो, प्रॉब्लम खत्म। तो पहला है x/म्यू 6/5, दूसरा x/म्यू 5/, डायरेक्ट भी लिख सकते हो तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको आराम से आ जाए। तीसरा 4/4/3 एंड लास्ट वन 3/3/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये तो हो गया 2, 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, ये सब कट गए। यहाँ पर आ गया 5 + 4 + 3 + 2। रिजल्ट हो गया 5 और 5 10 और 4 14 और 2 28। तो 28 सेंटीमीटर पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे रही है। तो 28 सेंटीमीटर पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे रही है। ओके, अब ये पास दिखाई दे रही है या दूर दिखाई दे रही है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जरा चेक करो, टोटल डिस्टेंस जो था, एक्चुअल डिस्टेंस जो था 6 and 5 11 और 4 हो गया 15, ठीक है ना। 15 और 3 हो गया हमारे पास 18। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 18 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में 18 सेंटीमीटर पर था, बट दिखाई कहाँ पर दे रहा है? 28। मतलब इसकी इमेज और नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, मतलब इसकी इमेज एक्चुअली में यहाँ कहीं पर बन रही है और ये डिस्टेंस 28 सेंटीमीटर है। कहाँ से? सरफेस से। चेक कर लो बेटा। अब इतना आप कितना भी फॉर्मूला पढ़े हुए होते नहीं लगा पाते। अब बताओ शिफ्टिंग हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अगर मैं शिफ्टिंग कैलकुलेट करूँ तो बड़ा आसान है मेरे लिए, ये माइनस ये, तो 28 - 18, आंसर आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स शिफ्ट हुआ या अवे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर ये अवे शिफ्ट हो गया। तो ये था मेरा ब्रह्मास्त्र, पर ये मैंने बचा के रखा है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए बर्ड फिश प्रॉब्लम में लगाऊंगा, ठीक है ना, वहाँ आपको और अच्छा आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम है जिनमें आप आराम से खेल सकते हो, ठीक है ना। तो पहले आप करना, फिर वीडियो सोल्यूशन देखना। तो अ मार्क इज मेड ऑन द बॉटम ऑफ वेसल, डायग्राम बनाते जाते हैं। तो ये वेसल है और इस पर कोई एक मार्क बना दिया। Over this mark, a glass slab of thickness 3.5 cm and refractive index 7/4 is placed. तो इसके ऊपर हमने एक ग्लास स्लैब रखा। तो ये एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस ये दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है 7/4, ठीक है। आगे बोल रहा है नाउ वाटर इज पोर्ड इनटू द वेसल सो दैट द सरफेस ऑफ वाटर इज 8 सेंटीमीटर अबव द अपर सरफेस ऑफ द स्लैब। अब लैंग्वेज ही लैंग्वेज है, इसके अंदर और कुछ खास इसमें है नहीं। तो आप कहते हैं पानी भर दिया, ठीक है भी भरो जाकर के। तो इसमें पानी फिल कर दिया, कितना? 8 सेंटीमीटर। तो पानी का हाइट आपको दे दिया 8 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अच्छा, looking down normally through water the apparent depth of the mark below the surface of the water will be। तो अब हम नॉर्मली यहाँ से देख रहे हैं, कुछ नहीं दे रखा, तो बाहर का मीडियम हम एयर ही लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ से देखने पर अब वाटर सरफेस से इसकी apparent डेप्थ क्या दिखाई देगी, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। पिछले वाले सवाल का मॉडिफिकेशन हो गया। तो आ जाओ, तो apparent position of image of an object with respect to observer, रिजल्ट हो गया म्यू ऑब्जर्वर, उसकी जगह आ गया 1। अब आप हर जगह का x/म्यू ले लो, तो 8 / 4 और साथ में आ गया 3। नेक्स्ट 3.5 / 7 और साथ में आ गया 4। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया बेटा 6, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये गया 0.5 से और रिजल्ट आ गया 2। टोटल आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये जो मार्क है एक्चुअली में 8 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है, मतलब इस जगह पर इसकी इमेज दिखाई दे रही है। शिफ्टिंग हो गई 3.5, बट पूछा हमसे खाली उसका पोजीशन था, तो आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। अब इसी जैसा एक और सवाल है। अब वो सवाल ये है
कहता माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन अ स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना इज प्लेस्ड ऑन द मार्क। तो सेम कैटेगरी का प्रॉब्लम है। तो कहता है ये माइक्रोस्कोप ले लो आप, ये पीस ऑफ पेपर है, इसको कुछ नाम सा कर देना है पी, और ये आप माइक्रोस्कोप ले लो। कहते हैं इस माइक्रोस्कोप को इसके ऊपर फोकस किया गया, मतलब माइक्रोस्कोप से इसकी इमेज को देखा जा रहा है। ओके, अब क्या किया जाता है, इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब लगा दिया जाता है। तो ये रहा ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, 1.5 को मैंने 3/2 लिख दिया और थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। कहते हैं आप बताओ क्या होगा। तो क्या होगा, यहाँ से देखने पर पी यहाँ दिखेगा नहीं, वो तो थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, तो इस जगह पर हमें ये पी की इमेज दिखाई देगी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, देखो सिंपल है तो डिवाइड मार के भी लिख सकते हो, बहुत सारे मल्टीपल मीडियम है तो ब्रह्मास्त्र लगाओ। तो हमें जो इमेज दिखाई देगी इसकी एपरेंट डेप्थ हमारे पास हो गई रियल डेप्थ बाय म्यू, यानी 3/3/2, मतलब ब्रह्मास्त्र फालतू में खर्च करने की जरूरत नहीं है, बचा के रखो। 2 सेंटीमीटर पर इमेज दिखाई दी, कितना शिफ्ट हो गई, तो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई। तो अब अगर इस माइक्रोस्कोप ने वापस इसको देखना है तो इसे अपने लेवल को 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाना पड़ेगा, मतलब माइक्रोस्कोप कितना शिफ्ट होगा, तो माइक्रोस्कोप भैया उतना ही शिफ्ट होगा जितना ऑब्जेक्ट की इमेज शिफ्ट होगी। तो वेयर शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव्ड, तो माइक्रोस्कोप लिख देता हूं कि शिफ्टिंग इक्वल्स टू एस हो जाएगा, और एस का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी निकल चुका, वो हो गया रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ यानी 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आ गया हमारा बी। तो आई थिंक यहां तक अब आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। तो मैंने इसमें ब्रह्मास्त्र भी बताया, डायरेक्ट भी बताया, डिवाइड मल्टीप्लाई करने का क्या क्या चीजें हमारी तैयार हो गई। एक तो हमारा एयर बबल का कंसेप्ट तैयार हो गया, राइट। एयर बबल के साथ साथ हमारा वो हाफ फिल्ड वाला कंसेप्ट तैयार हो गया, आधा खाली आधा भरा, और साथ में आपको एक ब्रह्मास्त्र भी मिल गया। अब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा बर्ड फिश प्रॉब्लम। आपको भी पता बर्ड फिश प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से हमारे नीड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं इसके साथ ब्रह्मास्त्र लगा करके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। चलो, थैंक यू सो मच।